मौर्योत्तर काल में अपने यहाँ पर कई वंश आ गए थे। इंडो ग्रीक आ गए थे, आपके शक आ गए थे, कुषाण आ गए थे, इधर अपने सुंग थे, कण्व थे, सातवाहन थे, साउथ इंडिया में चेर थे, चोल थे, पांड्य थे। अपने उत्तर पश्चिमी भारत ऊपर वाले इलाके में इंडो ग्रीक थे, शक थे और कुषाण थे। बीच वाला जो सेंट्रल इंडिया इसके अंदर सुंग थे, कण्व थे और सातवाहन थे। एक थर्ड साउथ के अंदर जाके अपने चेर, चोल और पांड्य हुआ करते थे। तो भारत खंडित था। तो किसी एक वंश का नाम ले नहीं सकते, तो आप कहते हो साहब मौर्यों के बाद वाली जितनी जानकारियां एक साथ ही ले लो यार हमसे, तो आपको जो मौर्योत्तर। तो वो जो इंडो ग्रीक जिनकी मैं बात कर रहा हूं, हिंद यूनानी राजा, ऐसा कहते हैं कि सिकंदर जब वापस गया था तो अपने कई सेनापति यहाँ बीच बीच में छोड़ के चला गया था। उन सेनापतियों में से कोई सेनापति इंडिया की तरफ बढ़ के आ गया था आगे, तो ग्रीक सेनापति इंडिया की तरफ आ गए, इसलिए उनको इंडो ग्रीक कहा जाता है। और ये जो इंडो ग्रीक राजा थे, इनमें एक राजा हुआ था मिनांडर, और मिनांडर ने अपने माध्यमिका पर आक्रमण किया था। माध्यमिका मतलब समझ जाओ, कोई नगरी, माध्यमिका पर आक्रमण कर दिया था 150 ईस्वी में। और यही जानकारी आपका पतंजलि का महाभाष्य देता है। शुरुआत में मैं बता रहा था कि भाई माध्यमिका की जानकारी कहां कहां से मिलती है, तो मैं आपको कह रहा था कि इसकी जानकारी हमें पाणिनि के अष्टाध्यायी से मिलती है, पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है, महाभारत से मिलती है, और मैंने बताया कि बरली अभिलेख से मिलती है, जो वीर निर्वाण संवत 84 का अभिलेख है। वो पतंजलि का महाभाष्य ये कहता है कि साहब एक मल्लेच्छ, अपने बाहर से जो भी आता उनको मल्लेच्छ कहते थे, मल्लेच्छ ने आक्रमण कर दिया और वो माध्यमिका, साकेत और पाटलिपुत्रा तक पहुंच गए। साकेत का मतलब था अयोध्या, माध्यमिका मतलब अपने चित्तौड़ या नगरी, और पाटलिपुत्रा मतलब पटना। तो मिनांडर के आक्रमणों की जानकारी देता है। तो ये याद रखना, इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने अपने माध्यमिका पर आक्रमण किया था इस काल। इस मिनांडर के 16 सिक्के हमें विराट से प्राप्त होते हैं। तो मतलब वो इसका राज वगैरह रहा होगा, इसलिए सिक्के वगैरह चलो। वैसे तो इंडो ग्रीक के टोटल 28 सिक्के मिले हमें वहां से, पर उनमें से 16 जो रहे होंगे वो मिनांडर के रहे होंगे। तो अपने ये याद रखना। मुझे याद है एक बार ये किसी एग्जाम के अंदर अपने क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रख लेना। भरतपुर में एक जगह पड़ती है नोहे, नोहे नाम की एक जगह भरतपुर। यहां से सुंगों के टाइम की, सुंगकालीन एक मूर्ति मिली है। यक्ष ऋषि हुआ करते थे पहले, उनको यक्ष बोला करते थे। तो एक यक्ष की मूर्ति मिली है, हमने उसका लोकल भाषा में नाम दिया जाख बाबा। तो कोई पूछे कि आपको कि जाख बाबा की मूर्ति कहां से प्राप्त होती है, तो नोहे से प्राप्त होती है। वास्तव में यक्ष की मूर्ति है। आप जब मौर्य काल, मौर्योत्तर काल पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि खूब सारी यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां हमें प्राप्त होती है। हमने लोकल भाषा में उनका नाम जाख बना दिया। ये यक्ष से यक हुआ, यक से जक हुआ, जक से जक हुआ, और जक से आपका जाक हो गया। मैंने कभी बताया होगा किसी क्लास में, या मैं आगे कभी बता दूंगा आपको कि शिमला के पास में तो बाकायदा एक गांव है जाखू, और जाखू गांव में हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। मैं एक बार उस गांव के अंदर गया था, उस मंदिर को देखने के लिए हम शिमला गए हुए थे, तब गए थे। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे, तब वहां पर बीच में उन्होंने स्टे किया था, और एक यक्ष था। उस यक्ष से उन्होंने पूछा था कि संजीवनी बूटी कौन से पहाड़ पर मिलेगी। उस यक्ष ने बताया था, तब वहां पे बालाजी गए थे। हालांकि उनको पता नहीं चला संजीवनी बूटी कौन सी है, तो डोकरा पूरा पहाड़ी उठा के ले गया था वहां से। तो वहां उस बोर्ड का जो मंदिर का जो बोर्ड लगा था, उसमें लिखा हुआ था यहाँ पे एक यक्ष रहता था। उस यक्ष को हमारी भाषा में यक बोलने लग गए। यक से वो जक हो गया, जक से वो जक हो गया, जक से वो जाक हो गया, इसलिए हम उसको जाक बाबा कहते हैं। जाक बाबा की वजह से हमारे गांव का नाम जाखू है। तब मुझे लगा कि हाँ यार, अपने नोह वालों को भी अपने जाक बाबा ही कहते हैं, तो नोह वाला ध्यान रखना। तो एक नोह है सेंटर, इसी टाइम का अपने को ये सेंटर मिला। इसी टाइम का एक सेंटर अपने को मिलता है रंग महल। हनुमानगढ़ जिले के अंदर रंग महल नाम की जगह, जिसका उत्खनन करने के लिए स्वीडन से एक डॉक्टर आई थी, डॉक्टर हन्ना रीड। स्वीडन की एक डॉक्टर थी, और इसने इसका उत्खनन किया था। और हमें यहां से इसके टाइम का रंग महल से एक उनको कुषाणों के टाइम का, कुषाणकालीन सेंटर है। कुषाणकालीन एक गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त होती है। गुरु शिष्य की मूर्ति यहां से प्राप्त होती थी। ये थोड़ा सा एक याद रख लेना कि रंग महल का उत्खनन किसने किया, डॉक्टर हन्ना रीड ने किया था। हनुमानगढ़ जिले में एक जगह पड़ती है, और कुषाणकालीन गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त होती है। नोहे से शुंगकालीन है, यक्ष की मूर्ति है, यहाँ से कुषाणकालीन है, और गुरु शिष्य की मूर्ति है। बस मौर्योत्तर काल में 3 ही जानकारियां अपने पास, और कोई जानकारी नहीं। याद रख लेना 3 जानकारियां कौन कौन सी आपकी। एक जानकारी तो कौन सी है, तो एक जानकारी तो अपने पास में यह है कि
आपके वो सब कौन सा ये मौर्य काल मिनांडर ने अटैक कर दिया था माध्यमिका पे। एक नोहे से हमें सुंगकालीन मूर्ति मिली है और एक रंग महल से हमें कुषाणकालीन मूर्ति मिली है। इसके बाद आगे गुप्त काल में राजस्थान में सबसे बड़ा कोई सेंटर था तो वो सेंटर था बयाना। बयाना एक सेंटर हुआ करता था और बयाना के अंदर समुद्रगुप्त ने कहते आक्रमण किया था और समुद्रगुप्त ने यहां पर विजय स्तंभ बनवाया था। हम कहते हैं हमारे राजस्थान का पहला विजय स्तंभ। ये याद रखना है एक तो कि बयाना भरतपुर में एक जगह पड़ती है, यहां से समुद्रगुप्त का जो एक विजय स्तंभ हमें प्राप्त होता है कि समुद्रगुप्त यहां पे अटैक करता है और उसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। बाद में गुप्तों का कोई एक उत्तराधिकारी या सामंत का जो एक सामंत हुआ था विष्णुवर्धन, उसका यहां पे राज रहा था, वह वरिक वंश का था। वरिक वंश का बंदा था। तो एक बार आरपीसी वालों ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि बयाना में कौन से वंश का अधिकार रहा था, तो वरिक वंश का। उसने कहते हैं यहां पर एक यज्ञ करवाया था और यज्ञ करने के बाद यहां पर एक पिलर लगवाया था। उस पिलर को बोलते हैं भीमलाट। ये थोड़ी सी बात याद रह जाए आपके कि बयाना के अंदर विष्णुवर्धन नाम के एक वरिक वंश का राजा जो गुप्तों के सामंत के रूप में यहाँ पे काम कर रहा होगा, उसने यहाँ पर एक यज्ञ करवाया था, भीमलाट नाम का एक पिलर लगवाया था। 392 ईस्वी का अभिलेख मिलता है बाकायदा इसका। विजयगढ़ अभिलेख है, विजय मंदिरगढ़ अभिलेख कहते हैं। बयाना का नाम विजय मंदिरगढ़ था। कहते हैं यहां पर बाद में एक प्रतिहार राजा हुए थे लक्ष्मण सेन, और उन लक्ष्मण सेन की एक रानी थी चित्रलेखा, और रानी चित्रलेखा ने यहां पर उषा मंदिर का निर्माण करवाया था। भगवान कृष्ण के एक वंशज हुए थे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध की जो रानी थी उनका नाम उषा था, उनके नाम पर उषा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। रानी चित्रलेखा जो लक्ष्मण सेन जो प्रतिहार राजा थे उनकी रानी हुआ करती थी, उसके द्वारा करवाया गया था। बयाना के बारे में एक याद रखने वाली बात यह कि बयाना अपने मध्यकाल में नील की खेती का सबसे मुख्य केंद्र था। इंडिगो एग्रीकल्चर खूब सारी हुआ करती थी, यहाँ पे नील की खेती हुआ करती थी। नील की खेती का मुख्य केंद्र हुआ करता था। बयाना में गुप्तों के सबसे अधिक सिक्कों का ढेर मिला है। बयाना के पास में एक जकली एक जगह पड़ती है नगला छेल, वहां नगला छेल से गुप्त सिक्कों का ढेर मिला है। गुप्तों के सबसे अधिक सिक्के यहां से मिले। तो इसका मतलब जो बयाना है ये गुप्तों का मुख्य केंद्र रहा होगा। और ये तो बड़ा जोरदार 1946 के आसपास में भरतपुर दरबार थे ब्रजेंद्र सिंह जी, शिकार खेलने के लिए गए थे। बयाना के पास जो नगला छेल नाम की जगह है, तो वहां पे जब शिकार खेलने के लिए गए तो वहां घोड़े की टापों से नीचे वो सिक्के निकल गए थे। तो जमीन के अंदर वो जैसे दबाव पड़ा जमीन में, वो सिक्के जो भी थे तो बाहर आ गए। वहां पता चला यार सिक्कों का इतना बड़ा ढेर, 1821 सिक्के प्राप्त होते हैं। तो सबसे बड़ा गुप्तों का सिक्कों का ढेर कहां से मिला, तो बयाना ही नाम लेते हैं। बाकी एग्जैक्टली जगह नगला छेल नाम की जगह जहां से वो सिक्के प्राप्त होते हैं। तो बयाना वाली बातें याद रखना भाई। समुद्रगुप्त ने यहाँ पर विजय स्तंभ बनवाया था, गुप्तों के सिक्कों का एक ढेर मिला, 1821 सिक्के मिले। सबसे अधिक सिक्के उनमें चंद्रगुप्त सेकंड के, चंद्रगुप्त सेकंड नाम का राजा था, उसके सबसे अधिक सिक्के मिले यहाँ से। और विष्णुवर्धन जो गुप्तों का एक सामंत रहा होगा, जो स्वयं वरिक वंश से संबंधित रखता होगा, उसने यहाँ पे यज्ञ करवाया था। और उसके बाद एक भीमलाट, जैसे अपने ईसर लाट पड़ते वैसे भीमलाट बना दी होगी। प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की पत्नी चित्रलेखा ने रानी ने यहाँ पे उषा मंदिर का निर्माण करवाया था। और मध्यकाल के अंदर जो आपने बयाना था वो नील की खेती का एक मुख्य केंद्र रहा था। और चीजें थोड़ी सी पढ़ एक अभिलेख मिला अपने को, बड़वा अभिलेख, 12 से एक अभिलेख मिलता है। 12 जिले से अभिलेख मिला, 238 ईस्वी के आसपास का अभिलेख है, शायद तक मेरे याद आने में यही है। और इससे एक वंश की जानकारी मिलती है, मोखरी, मोखरी वंश की जानकारी मिलती। यहां पर भी मोखरी वंश के राजाओं ने यहां पर यज्ञ करवाया और यज्ञ के बाद में यहां पे 4 पिलर लगवाए थे, 4 स्तंभ लगवाए और 4 स्तंभों में से 3 पे लेख लिखवाए उन्होंने, 3 पे लेख लिखे। अपने सीधी सी बात याद रखने की, मोखरी वंश की जानकारी वाले अभिलेख कहां से प्राप्त होते हैं, तो बड़वा से हमें यह अभिलेख प्राप्त होते हैं। 4 पिलर है, उनमें 3 पर अपने को लेख लिखे हुए। यज्ञ के बाद में पिलर लगाए गए थे, यूप बोलते थे, यूप। यज्ञ के बाद में जो भी पिलर लगाए जाते यूप, तो यूप लगवाए मैं यहाँ पे, तो ये याद रख लो। अभी मैं आपको बात कर रहा था एक बंदे की, आपके मिहिरकुल की। मिहिरकुल ने अपने बाड़ोली नाम की एक जगह है, यहाँ पर शिव मंदिर बनवाए थे। मैंने कहा था कि बौद्धों के मंदिर तो तोड़ दिया करते थे और शिव जी के मंदिर बनवाया करते थे, तो ये मिहिरकुल द्वारा बनवाए गए थे।
गुप्तों के लास्ट टाइम में जाके खून आने शुरू हो गए थे, तो उनके टाइम की बात है, ये भी याद रख लेना आपने। और एक गुप्तों के टाइम में मंदिर अपने कोटा में एक जगह पड़ती है चार चौमा, यहां पर भी अपने गुप्तकालीन मंदिरों का एक समूह मिला, खूब सारे अलग अलग प्रकार के मंदिर मिले, गुप्तकालीन मंदिर समूह। तो कोई पूछे कि कोटा में कौन सा स्थान है जहां से गुप्तकालीन टेम्पल कॉम्प्लेक्स मिलता है हमें, तो वो चार चौमा नाम की जगह, सीधी सीधी बयाना, बड़वा, बाडोली, ट्रिपल बी और एक चार चौमा याद रखना सी। बस गुप्त काल की इतनी बातें अपने पास। अब हम लास्ट आ जाओ गुप्तोत्तर काल, गुप्तों के बाद का पोस्ट गुप्ताज पीरियड। एक ही सेंटर मिलता है अपने को, भीनमाल, जो पहले तो चावड़ा वंश की राजधानी थी। चावड़ा राजपूत हुआ करते थे, उनकी राजधानी थी। चावड़ा कहते हैं, या इन चावड़ों को चाप कहते हैं, या इनको चापोतकट कहते हैं। कई जगह से इनकी जानकारी भी मिल जाती है, जैसे एक तो बसंतगढ़ वाला अभिलेख जो पहली क्लास में हम बात करते हैं, उस बसंतगढ़ वाले अभिलेख के अंदर ऐसी बातें हैं कि चावड़ों का एक राजा था वरमलात, और वरमलात का एक सामंत था राजिल, और वह अर्बुद देश का स्वामी है। तो एक तो सामंत व्यवस्था की जानकारी दे रहा है ये अभिलेख अपने आप में, और ये बता रहा है कि राजा वरमलात चावड़ा वंश का राजा था, वो उस समय यहाँ पे राज कर रहा था। तो बसंतगढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। फिर भीनमाल के दो बड़े विद्वान हुए अपने, एक वे कवि माघ, वो भी इन्हीं चावड़ों के टाइम के थे, जिन्होंने एक किताब लिखी है संस्कृत की बहुत शानदार बुक है, शिशुपाल वध, भगवान कृष्ण ने किस प्रकार शिशुपाल को मारा था। और इसके अंदर कवि माघ भी लिखते हैं कि मेरे दादाजी का नाम है सुप्रभदेव, और मेरे जो दादाजी है सुप्रभदेव जो है ये वरमलात के मुख्यमंत्री है। वो एग्जैक्टली शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि सर्वाधिकारी है, मुख्यमंत्री को बोलते थे कि मेरे जो दादाजी है सुप्रभदेव वो राजा वरमलात के सर्वाधिकारी। इसका मतलब जो कवि माघ है वो भी कहीं ना कहीं वरमलात की जानकारी देते। फिर एक वे ब्रह्मगुप्त, हम जिनको कहते हैं कि न्यूटन से बहुत पहले इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर ली थी, हम इनको भारत का न्यूटन कहते हैं। दो शानदार किताबें लिखी इन्होंने, एक किताब का नाम है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, एक किताब का नाम है खंड खाद्यक। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक नाम की दो किताब लिखी। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के अंदर वो लिखते हैं कि यहां पर एक राजा है, उसका नाम है व्याघ्रमुख, और वो चाप वंश का राजा है। और ये बसंतगढ़ वाले अभिलेख के 3 साल बाद का ये वो जानकारी है ये अपने आप में। इसका मतलब वरमलात के जस्ट बाद में वहां पर कोई राजा बना होगा, तो कौन बना होगा? व्याघ्रमुख। तो चावड़ों के बारे में अपने को जानकारी भी मिलती। तो मुझे याद एक बार ये भी क्वेश्चन था कि भीनमाल में कौन से वंश का शासन रहा था, तो चावड़ा वंश का शासन रहा था यहाँ पे। चावड़ों से बाद में भीनमाल को छीन लिया था गुर्जर प्रतिहारों ने, तो ये बाद में गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी भी रहा था। कहते गुर्जर प्रतिहार भी यहाँ पर रहे थे, तो उनकी भी राजधानी। फिर आपका वही अवेनसांग, वो इधर भी चक्कर काट के गया था, विराट की भी यात्रा की थी, उसने भीनमाल की भी यात्रा की थी। और भीनमाल का वो नाम देता है पीलो मोलो, उसका पीलो ये तेलो, इसका देता हो पीलो मोलो, चाइनीज भाषा में जैसे ही नाम होंगे भाई। तो उसने इधर भी यात्रा की थी। तो भीनमाल के बारे में थोड़ी बातें याद रखना कि भीनमाल चावड़ा वंश की राजधानी थी। इसे चाप वंश, चापोतकट वंश भी कहा जाता है, जिनकी जानकारी हमें बसंतगढ़ अभिलेख से मिलती है, जिसके अनुसार राजा वरमलात के सामंत राजिल को अर्बुद देश मतलब आबू का स्वामी घोषित किया गया था, जो एक तरीके से सामंत व्यवस्था की जानकारी देता है। राजस्थानी आदित्य शब्द भी हमें सबसे पहले इसी के अंदर मिलता है, और चावड़ा वंश की जानकारी मिलती है। कवि माघ जो यहीं के रहने वाले थे, शिशुपाल वध के अंदर लिखते हैं, जब अपनी जानकारी देते हैं कि मेरे दादाजी जो थे सुप्रभदेव वो राजा वरमलात के सर्वाधिकारी थे। और इसके इस अभिलेख के 3 साल बाद ब्रह्मगुप्त ने अपने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत लिखी, जिसमें वो यहाँ पे चाप वंश के राजा व्याघ्रमुख का उल्लेख करते हैं। और जो ब्रह्मगुप्त थे उनको हम भारत का न्यूटन कहते हैं। इनकी एक और किताब, उस किताब का नाम है खंड खाद्यक, और ये बाद में गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बन गई थी। अवेनसांग इधर भी यात्रा करता है, और अवेनसांग ने इसको पीलो मोलो कहा है। यह हो गया अपने गुप्तोत्तर काल की ज्यादातर जो जानकारियां हैं, ये एक ही जानकारी थी अपने पास। अब बड़े बड़े सेंटर तो ये हो गए, थोड़े कुछ सेंटर बीच बीच में से और रह गए, मैं उनकी जानकारी दे देता हूं। जैसे एक सेंटर है अपने गणेश्वर,
गणेश्वर सिक्कर जिले में, कांतली नदी के किनारे। आरसी अग्रवाल सर ने इसका उत्खनन किया। तांबा मिला, खूब सारा तांबा मिला, खूब सारा। हम तो कहते हैं वास्तव में हड़प्पा को तांबा इधर से जा रहा था, पास में खेतड़ी है, तांबा मिलना ही है वहां से, तो यहाँ से कालीबंगा जाता, कालीबंगा से आगे हड़प्पा वालों को भेजा करते थे। और सबसे पुराने तांबे के उदाहरण अपने यहीं से मिलते हैं। तो हम कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है, कि मदर ऑफ कॉपर सिविलाइजेशन को यह तो गणेश्वर है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ये याद रखनी है एक बात। फिर ये सिक्कर में फिर एक जगह अपने को मिली है सुनारी। ये वही झुंझुनू में, ये जगह सेम कांतली नदी के किनारे, कांतली इन दो में बती है। ज्योग्राफी वाले सर और अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। और यहाँ पे लोहे भट्टियों के प्राचीनतम अवशेष है, उधर तांबे के, इधर लोहे के, बस ये याद रखना है। लोहे भट्टियों के प्राचीनतम अवशेष, वो तांबे के प्राचीनतम अवशेष है, यहां से लोहे के। और ये तो कहते हैं लगभग वैदिक काल के आसपास की बस्ती थी, वैदिक बस्ती बताते हैं इसको, कि वैदिक बस्ती रही होगी यहां पे। फिर इसके बाद में और कोई जगह, एक जगह है ईसवाल, उदयपुर में। लोहे का काम यहां से मिला है। और इसके बारे में तो कहा जाता है कि एक इंडस्ट्रियल सिटी थी, औद्योगिक नगरी थी एक। एक जगह अपने नागौर में कुराड़ा, कुराड़ा नाम की जगह नागौर से। और इस कुराड़ा में औजार बनते थे खेती के खूब सारे, इसलिए इसको औजारों की नगरी कहा जाता है। और आगे जब मैं हस्तकला पढ़ाऊंगा तब मैं और बताऊंगा कि आज भी खेती के औजार सबसे अच्छे यदि कहीं पर मिलते हैं तो नागौर के अंदर है। इसका मतलब ये लगातार बनते आ रहे हैं। पहले भी यहाँ के लोग अच्छे औजार बनाते थे, अब भी वो यहाँ के लोग हैं जो अच्छे औजार बना लेते हैं। तो कुराड़ा नागौर को औजारों की नगरी कहा जाता है। फिर सेंटर के नाम है खाली, और तो कोई बातें है नहीं। एक सेंटर है जोधपुरा, जयपुर में पड़ता है, साबी नदी के किनारे है। इतना ही बस याद रखने वाली सी बात है। एक सेंटर है गणेश्वर, सॉरी गणेश्वर तो हो गया, नलियासर। ये भी सांबर के पास में जयपुर में। सेंटर के नाम को सीधा पूछ ले। एक हड़प्पा कालीन एक मिला है बरोर, श्री गंगानगर में। बस नाम याद रखना, कोई प्रीलिम्स में पूछ लेगा हड़प्पा के अवशेष मिले, मतलब हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष है ना, हड़प्पा का कहने का मतलब। एक सेंटर है जालोर में एलाना, नाम याद रखना, कई बार प्रीलिम्स में मिला ले आपको। एलाना, बरोर, नलियासर, जोधपुरा, इधर जिलों के नाम लिख दे वो कि कौन सा इनमें कहां पर पड़ता है, तो वो थोड़ी सी बात याद रख ले। एक कुछ जगह ऐसी है अपने जहां से अपने को शैल चित्र खूब सारे प्राप्त हुए हैं। बेसिकली तो ये एक तो कोटा के अंदर चंबल नदी के आसपास वाले इलाके में, और एक बूंदी में छाजा नदी के आसपास के इलाकों। तो थोड़े से जगह का नाम वगैरह याद रख लेना कि छाजा नदी के आसपास में कौन से हैं और ये दूसरे वाले कौन से हैं। सिंपल कोई मेंस में भी कई बार पूछ ले कि भाई शैल चित्र कहां कहां से मिले, तो कोटा में शैल चित्र अपने को मिलते हैं रावत भाटा, आलनिया और कन्यादह। मतलब चंबल के आसपास वाले इलाकों में इन्हीं जगह से अपने को मिले रावत भाटा, आलनिया और कन्यादह में, चंबल नदी के आसपास। इधर बूंदी से एक जगह मिलती है अपने को गरदड़ा। सिंपल कोई गरदड़ा से क्या मिले, शैल चित्र प्राप्त हुए। रावत भाटा, आलनिया, कन्यादह से क्या मिले, शैल चित्र प्राप्त हुए। विराटनगर मैंने बताया दिया शैल चित्र वाला। एक दो जगह आपकी अलवर में, हरसोरा और डडीकर, ये अलवर की दो जगह जहां से अपने को शैल चित्र प्राप्त होते हैं। और एक जहां तक मेरे को याद आता सिक्कर में एक जगह पड़ती है सोहनपुरा। इनमें से एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, तो थोड़ा याद रख लेना।
यहां से भी अपने को शैल चित्र वगैरह प्राप्त होते हैं। ये आपके मुख्य मुख्य जगह है, ये मुख्य मुख्य साइट वापस देख लो बोले। ये 2-3 तो नाम है, कुछ शैल चित्र कहां कहां से, तो कोटा में चंबल नदी वाले क्षेत्र में, बूंदी में छाजा नदी वाले क्षेत्र में, और ये रावत भाटा, आलनिया और कन्यादेश साइड तक जहां तक चेक करना 12 होना चाहिए। मेरे कोटा पता नहीं क्यों याद आ रहा है, रावत भाटा और आलनिया तो कोटा में है, गरदड़ा बूंदी के अंदर जगह पड़ती है, हरसोरा डडीकर अलवर के अंदर है, सोहनपुरा अलवर में, सॉरी सोहनपुरा सिक्कर में, मैं गलत लिख गया, ये सिक्कर में। यहां से शैल चित्र प्राप्त, विराटनगर एक मैंने अभी बता ही दिया था आपको, जयपुर में, यहां से भी हमें शैल चित्र मिला। तो राजस्थान में कहां कहां से शैल चित्र प्राप्त होते हैं, प्री में, मेंस में, किसी में उठा के पूछ ले आपसे, ये वाली भी जानकारी भी याद रख लेना आप। ये भाई अपने हिस्ट्री का अजूमड़ा है, हिस्ट्री यहां पर खत्म होती है, हिस्ट्री का अपने कोई टॉपिक नहीं बचा। हमने प्राचीन पढ़ ली, हमने मध्य पढ़ ली, हमने आधुनिक पढ़ ली। अब हम जो भी शुरू करेंगे वो टोटल चीजें कल्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।